Dear students, let us discuss some basic terms of class 11 or wherever you are as a fresh in accountancy subjects. Some basic terms. कुछ बेसिक टर्म्स जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स बनते हैं, चाहे 11 में आपने कॉमर्स से ज्वाइन किया है या फिर कॉलेजेस में जा कर के या मास्टर्स करने के लिए इवन BCA, MCA, MBA सब में आपको अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज चाहिए। तो वेयर एवर यू आर, कुछ बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटेंसी के जो आपको समझने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अकाउंट्स पेबल, AP। पहले यहाँ क्या लिखा है वो देखते हैं, फिर हम समझाएंगे। अकाउंट्स पेबल इंक्लूड ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस हैज इनकर्ड बट हैज नॉट येट पेड द अकाउंट। दिस अकाउंट इज रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट एज इट इज अ डेब्ट ओड बाय द कंपनी। मतलब अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी है, टेम्पोररी कर्जा है। इसमें यूजुअली दो चीज़ आते हैं, सन्डी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इसका मतलब हुआ कि जब हम दूसरों से बिजनेस में उधार खरीदते हैं या कुछ ऐसा चीज़ उनसे लिए हैं जिसका पैसा भी नहीं चुका है, तो जो ड्यूज़ उनके खिलाफ है एकदम ड्यूज़ है या नहीं, उस ड्यूज़ के बदले में हम लोगों ने प्रॉमिस कुछ एक्सेप्ट किया है, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करके दे दिया, या तो चेक साइन करके दिया है फ्यूचर डेट्स के लिए, या जिसका अभी तक पेमेंट डेट नहीं आया है, या नहीं तो स्टैम्प पेपर पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट साइन करके दे दिया है। यानी सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दो लाइबिलिटीज़ हैं जिनको अकाउंट्स पेबल के नाम से जाना जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, accounts receivable include all the revenue sales that a company has provided but has not yet collected payment on. This account is on the balance sheet asset side, recorded as an asset that will likely convert to cash in the short term. या जैसे अभी अकाउंट पेबल के बारे में आपको समझा रहा था कि आपका लाइबिलिटीज़ है, अकाउंट रिसीवेबल उल्टा आपका एसेट है, करंट एसेट है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम लोग दूसरे को उधार बेचते हैं, तो व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अदर्स, तो वी हैव ड्यूज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम देम। सो वो ड्यूज आप जो आप पूरी उधार है उनसे लेना है, उसको आप डेप्टर्स कहते हैं, और सारे डेप्टर्स के टोटल को सन्डी डेप्टर्स कहा जाता है। बट देर आर सम डेप्टर्स, वो आपको फ्यूचर डेट्स का चेक साइन करके दे दिए हैं, या नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करके स्टैम्प पेपर पे आपको दे दिया है कि फ्यूचर डेट में हम आपको पे करेंगे। तो वो सनी डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल सारे के टोटल को अकाउंट्स रिसीवेबल कहा जाता है। इट इज़ एन एसेट, करेंट एसेट। फिर है अक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस, अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में खर्चा भी होता है, खर्चा हो गया है, बट खर्चा कैसे होता है? व्हेन वी टेक सर्विसेज फ्रॉम समवन एल्स, अपने यहाँ काम करवा लिया है, जैसे स्टाफ आपके यहाँ काम कर दिया बिजनेस में, आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर चुके हैं, आप ऑफिस से आपका भाड़ा में है, आप रेंट यूज़ कर चुके हैं, मैंने उस जगह को यूज़ कर चुके, बट फॉर वट एवर रीज़न यू हैव नॉट येट पेड द ड्यूज़। तो वो खर्चा जो अभी तक आपने सेवा जिसके अगेंस्ट में आपने ले लिया बट यू हैव नॉट पेड देम, दैट इज़ एक्रूड एक्सपेंसेस। इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनपेड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ये एक तरह का लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म एक्रूड एक्सपेंस। यानी वो खर्चा जिसकी सेवा हमने ले ली है बट उसका पेमेंट नहीं किया है, वो एक्रूड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अनपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, टेम्पोररी कर्जा है। एसेट, एसेट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या संस्था के, यहाँ बिजनेस पर्पज से बात करते हैं, तो किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूट्स के पोजीशंस को जो उसका अपना होता है, भले वो कर्जे के पैसे से लेकर खरीदा गया हो, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, व्हीकल्स, ये सब जो सारी चीज़ें बिजनेस के होते हैं, तरह तरह के मशीन्स, कैश, ये सारे के सारे एसेट कहलाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? एनीथिंग द कंपनी ओन्स दैट हैज़ मॉनेटरी वैल्यू, these are listed in order of liquidity from cash the most liquid to land least liquid। मतलब कुछ भी चीज़ जो आपका पोजीशंस हैं वो आपका अपना है, उसको आप अपने बिजनेस में अगेन एंड अगेन यूज़ करके बिजनेस को चलाते हैं। कुछ चीज़ें आपका वो लॉन्ग टर्म यूज होता है, कुछ
डेली बिजनेस में यूज होता है। तो जो लॉन्ग टर्म में यूज होता है वो फिक्स्ड एसेट कहला जाते हैं, और जो डेली बिजनेस में यूज होता है उसको करंट एसेट्स कहते हैं। वो डेली बिजनेस में घटता बढ़ता है। तो एसेट ये हो गया। एसेट के कई सारे टाइप है। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और करंट एसेट्स मतलब जो टेम्पोररी एसेट्स होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्नी डेप्टर, सभी जो ऊपर में ट्रेड रिसीवेबल्स बात किया था, अकाउंट रिसीवेबल, वो आपका करंट एसेट्स है। नेक्स्ट, एसेट तक डिस्कशन कर लिए। बैलेंस शीट, व्हाट इज अ बैलेंस शीट? देखो, हर बिजनेस के पास एसेट्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, और हर बिजनेस के पास लाइबिलिटीज होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो जब ईयर एंड होता है, जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये बना लिए हैं, तो ठीक साल का अंतिम दिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए। वो स्टेटमेंट याद रख, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट। वो स्टेटमेंट बैलेंस शीट कहलाता है। इसको हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। तो ये बैलेंस शीट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ठीक हर बिजनेस अपने साल के अंतिम दिन जो साल भर के ट्रांजेक्शन्स का, इनकम का, एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस करके प्रॉफिट लॉस निकाल ले रहे हैं। अब अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जाके दिखाना है। तो बैलेंस शीट अगर वर्टिकली बनाए तो लेफ्ट साइड में इसके लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं, और राइट साइड में, राइट हैंड साइड में आपके क्या कहते हैं उसको, एसेट्स होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तो, वर्टिकली बनाने से ऊपर में सबसे पहले कैपिटल, फिर लाइबिलिटीज़, फिर उसका टोटल, फिर उसके नीचे एसेट्स, इस तरह से दिखलाते हैं। बुक वैल्यू, व्हाट इज बुक वैल्यू? अब देखो, अब जैसे कोई भी एसेट्स है, आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले आप खरीदे थे। जैसे ट्रक है, सपोज करो आपने बिजनेस में आज से 5 साल पहले खरीदा था 50 लाख रुपीज़ में, और उसका नियम बनाया था कि उसका हर साल डिप्रिसिएशन होगा 10%, सुविधा के लिए ले लेते हैं। तो 50 लाख का ट्रक परचेस किया, उस साल पूरे साल भर उसको यूज़ किया, और एक साल में उसका 10% डिप्रिसिएशन कर दिया। तो 50 लाख का 10% 5 लाख माइनस हो गया। तो एक साल बाद जाकर ट्रक का वैल्यू बच गया 45 लाख, जो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। और वो जो 5 लाख डिप्रिसिएशन के रूप में हुआ, वो एक्सपेंडिचर्स के रूप में, लॉस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि वो उस साल का एक्सपेंडिचर्स माना जाता है। तो वो जो 50 लाख में से 5 लाख माइनस करने के बाद 45 लाख वैल्यू बचा, वो एसेट का बुक वैल्यू उस डेट को कहलाएगा। फिर अगले साल उस एसेट को यूज करेंगे, फिर अगले साल डिप्रिसिएशन होगा। तो यानी हर एक साल बुक के जो ओरिजिनल प्राइस होते हैं, या उस साल के शुरू में जो वैल्यू होते हैं, उसमें से उस साल का डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है ऑन ए पार्टिकुलर डेट तक का, उसको उस पार्टिकुलर डेट में उस एसेट का बुक वैल्यू कहा जाता है। इसे कुछ लोग रिटेन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। तो बुक वैल्यू भी समझ गए, ये बेसिकली एसेट्स के टर्म में यूज होता है। इक्विटी, इक्विटी मीन्स कैपिटल। इक्विटी क्या हो गया? यहाँ पे एक बार एसेट में लिखा, उसको पढ़े, बुक वैल्यू का लिखा क्या था टर्मिनोलॉजी, सॉरी हमने वहीं से आपको नहीं पढ़ के सुनाया था। बैलेंस शीट यहाँ पढ़ लेते हैं। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ऑन ऑल ऑफ अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी मीन्स कैपिटल। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा रिपोर्ट है जो आपको कंपनी के सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज और सारे इक्विटी, कैपिटल के बारे में जानकारी देता है। एज सजेस्टेड बाय इट्स नेम, अ बैलेंस शीट abides by the equation assets is equal to liabilities plus equity, या simply capital plus liabilities is equal to assets। बुक वैल्यू के बारे में क्या लिखा है? As an asset is depreciated, it loses value. The book value shows the original value of an asset less any accumulated depreciation। यानी एसेट्स का ओरिजिनल प्राइस में से डिप्रिसिएशन घटा के, या हर साल के शुरू में जो वैल्यू हो उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर दे, तो जो वैल्यू बचता है उसे उस एसेट्स का क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहा जाता है। इक्विटी क्या है? व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मीन्स कैपिटल। पहले मैं खुद से समझा दूँ, फिर इसको पढ़ते हैं। इक्विटी मीन्स कैपिटल होता है। इक्विटी मीन्स क्या होता है? कैपिटल होता है। व्हाट इज कैपिटल? किसी भी बिजनेस में बिजनेस के ओनर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो भी कैपिटल है। डेब्ट कैपिटल भी होते हैं,
बट इक्विटी का मतलब हो गया ओनर्स कैपिटल, ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल। जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक मालिक है, वही बिजनेस मनी इन्वेस्ट किया है। अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस है तो 2 4 5 पार्टनर्स ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर वो कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इक्विटी शेयर्स परचेज करके जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल क्या हो गया, समझ में आ गया। कैपिटल बढ़ता कैसे है, कैपिटल अगर जो उसके ऑनर्स होते हैं फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है। प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ता है। इसके अलावा अगर लॉसेस होंगे बिजनेस से, प्रोप्राइटर अपने घर खर्च चलाने के लिए ड्राइंग्स करता रहेगा या कैपिटल विड्रॉ किया जाएगा तो कैपिटल घटता है। इस तरह से जितना कैपिटल टर्नओवर हो, यानी कैपिटल बढ़े, कैसे बिजनेस एक्टिविटी से, ये नहीं कि बार बार फ्रेश कैपिटल घर चलाना पड़े, तो बिजनेस के लिए अच्छा होता है। इन्वेंट्री, अच्छा इक्विटी के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, इक्विटी डिनोट्स द वैल्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर लाइबिलिटीज हैव बीन रिमूव्ड। मीन्स सारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके जो बचता है, दैट इज ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है इक्विटी का कैपिटल का। रिकॉल द इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। इफ यू टेक योर एसेट्स and subtract your liabilities, you are left with equity, which is the portion of the company that is owned by the investors and owners. ये अब मैथमेटिकल चीज़ बताया कि मैथमेटिकली कैपिटल इज इक्वल टू और इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। इन्वेंट्री इज द टर्म यूज टू क्लासीफाई द एसेट्स दैट अ कंपनी हैज purchased to sell to its customers that remain unsold. All these items are sold to customers. The inventory account will lower. मतलब इन्वेंट्री देखिए क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो आपके यहाँ 3 तरह के स्टॉक हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री, अनफिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स जिसको वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, उस गुड्स का स्टॉक हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। जो आपने 100% गुड्स बना के रेडी कर लिए लेकिन वो सोल्ड नहीं हुआ है, आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो वो यानी 3 तरह के स्टॉक होंगे, इन्वेंट्री होंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। बट एक ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश्ड गुड्स ही हम लोग परचेज करते हैं होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, और उसको फिर आगे रिटेलर को या कंज्यूमर को बेचते हैं, तो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का ही स्टॉक होता है। स्टॉक 2 होते हैं, एक साल के अंतिम दिन, जिस दिन जैसे सपोज कीजिए बिजनेस हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च का साल होता है, तो 31 मार्च शाम को जब ऑफिस क्लोज होता है उस समय जो गोडाउन में जितने सारे स्टॉक बचे हुए हैं उसका जो मनी वैल्यू हुआ वो उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और ठीक अगले दिन 1 अप्रैल से नया साल फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है, तो वही क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले दिन क्लोजिंग स्टॉक कहलाया वो उसी प्राइस पर अगले दिन से ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी बिजनेस के लिए जरूरी चीज है। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी मतलब हो गया कर्जा। लायबिलिटीज 2 होते हैं, एक होते करंट लायबिलिटी, एक होते नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है बट फिर भी उसको अलग से रखा जाता है। All debts that a company has yet to pay are referred to as liabilities. Common liabilities include accounts payable, payroll and loans. मतलब किसी भी बिजनेस के वो डेब्ट्स, वो उधारी जो दूसरों को देना बाकी है, वो लायबिलिटीज कहलाएगा। लायबिलिटीज 2 तरह के होते हैं, करंट लायबिलिटीज, टेम्पोररी कर्जा, जैसे वो ऊपर में हम लोग देखे थे, अकाउंट पेबल्स था, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब टेम्पोररी लायबिलिटी है, सो करंट लायबिलिटी है। एंड व्हाट आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे बैंक से लोन लिए हैं जो 5, 10, 15, 20 साल में पे करेंगे, एक्सेट्रा। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड कहा जाता है। यदि आप प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे तो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीनों को मिला करके इनकम स्टेटमेंट होता है। अगर आप नॉन ट्रेडिंग बिजनेस में है, नॉन प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो वहाँ इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ क्या लिख रहा, द इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड ऑफ द 2 कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज आर द टर्म्स that are most commonly used in reference with this reporting tool। मतलब साल भर जब बिजनेस कोई करते हैं तो बिजनेस में
डे टू डे रिसिप्ट्स होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, इनकम्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एसेट्स परचेज किया जाता है, एसेट्स सोल्ड किया जाता है, लाइबिलिटीज़ होता है, लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ बढ़ते रहता है, ये डे टू डे बिजनेस चलते रहता है। फिर जब ईयर एंडिंग होता है तो सारे उस साल से रिलेटेड इनकम और उस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कलेक्ट करके किसी एक जगह कंपेयर करना पड़ता है। तो जिस स्टेटमेंट पे उस इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रख के कंपेयर करते हैं, उस स्टेटमेंट को या उस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। इसके राइट साइड में, इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तो इसके राइट साइड में इनकम को दिखलाते हैं और लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर्स को दिखलाते हैं। इसके बनाने का तरीका है कि जिस साल का काम करे उसी साल के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को दिखा दे, और इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, मीन्स क्रेडिट मीन्स राइट साइड इज मोर देन लेफ्ट साइड, द डिफरेंस इज प्रॉफिट, एंड इफ द रिजल्ट इज inverse, means debit side is more than credit side, left side is more than right side, the difference is called loss. तो ये भी साल के अंत में ही होता है, लेकिन बैलेंस शीट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बनाया जाता है और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होता है, पूरे साल का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आज 10 नंबर पॉइंट तक समझा के छोड़ देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आर the expenses that directly relate to the creation of a product or service. Not included in this category are those costs that are needed to run the business. An example of cost of goods sold would be the cost of materials or the direct labor to provide a service. मतलब देखिए, cost of goods sold एक्चुअली में बिजनेस में दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्लस मटेरियल परचेस करने का खर्चा या गुड्स परचेस करने का खर्चा। तो सिर्फ गुड्स परचेस करने के खर्चा को तो परचेज अकाउंट के नाम से दिखलाते हैं, बाद में आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है जो गुड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेज, कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सब को अगर जोड़ दे परचेज में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ये सब चीज़ को, तो और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं कंसिडर किया जाता है। तो 10th नंबर पॉइंट तक समझाया। थैंक यू। आगे फिर इसको समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।